नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वो क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति की व्याख्या करें और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभावों की चर्चा करें। कुड यू एक्सप्लेन द इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आर इकोनॉमी। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिख लेते हैं। भारत की नई आर्थिक नीति मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी का तात्पर्य मुख्य रूप से 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों से है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ये सुधार देश के गंभीर भुगतान संतुलन संकट और उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में लाए गए थे। एनईपी का मूल मंत्र उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन था, जिसे संक्षेप में एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त करना था। इसमें शामिल थे औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, उद्योगों को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, कुछ सामरिक और संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर। आयात निर्यात नीतियों में ढील, आयात शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम किया गया, जिससे विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का भारत में प्रवेश आसान हुआ। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बैंकों, बीमा कंपनियों और पूंजी बाजार को अधिक स्वतंत्रता दी गई। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाया गया। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी एक्ट का निरसन, इस अधिनियम को बदलकर प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया, जिससे कंपनियों के लिए निवेश और विस्तार करना आसान हो गया। नंबर 2 पॉइंट है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी कम करना या उन्हें पूरी तरह से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना था। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर निजी क्षेत्र को बेचना शुरू कर दिए। सार्वजनिक क्षेत्र का सिकुड़ना, उन क्षेत्रों की संख्या कम की गई जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कई क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। कुशलता में सुधार, निजीकरण का उद्देश्य पीएसयूज की अक्षमता को दूर करना और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पादकता और लाभप्रदता प्रदान करना था। नंबर 3 पॉइंट है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना था। इसमें शामिल थे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई को बढ़ावा। विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, आयात निर्यात बाधाओं को कम करके वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, विदेशी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के भारत में प्रवेश को सुगम बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, जिससे उसे वैश्विक व्यापार नियमों का पालन करना पड़ा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि नई आर्थिक नीति ने भारत को आर्थिक संकट से उबारा और उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद की, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव भी हुए। पहला पॉइंट है बढ़ती असमानता, आय और धन का संकेंद्रण। सुधारों का लाभ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों और लोगों को मिला जिनके पास पूंजी और कौशल थे। इससे आय और धन की असमानता बढ़ी, अमीर और अमीर हुए जबकि गरीब तबके को अपेक्षाकृत कम लाभ हुआ। ग्रामीण शहरी विभाजन, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ हुआ, जिससे ग्रामीण शहरी आय का अंतर बढ़ा। लैंगिक असमानता, कुछ अध्ययनों से पता चला कि आर्थिक सुधारों ने महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में। नंबर 2 पॉइंट है कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि कृषि क्षेत्र को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिला। सार्वजनिक निवेश की कमी, सब्सिडी में कटौती और आय उदारीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में संकट बढ़ा, जिससे किसानों की आत्महत्याओं और ग्रामीण संकट की समस्याएं सामने आई। नंबर 3 पॉइंट है रोजगार पर प्रभाव, जॉबलेस ग्रोथ। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण कुछ उद्योगों में आधुनिक तकनीक और दक्षता पर जोर दिया गया, जिससे जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति उत्पन्न हुई। यानी आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित नहीं हुए। लघु और कुटीर उद्योग जो पहले संरक्षण में थे, बड़े पैमाने के उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सफल हुए, जिससे कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए और रोजगार का नुकसान हुआ। अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार असुरक्षा बढ़ी। नंबर 4 पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में कमी।
राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अपने व्यय में कटौती की। इससे गरीब और वंचित तबके के लिए इन आवश्यक सेवाओं तक पहुंच कठिन हो गई, जिससे सामाजिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नंबर 5 पॉइंट है क्षेत्रीय असमानताएं। निवेश और आर्थिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में केंद्रित हुआ जहां पहले से ही अच्छा बुनियादी ढांचा और बाजार था, जिससे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच विकास में असमानताएं बढ़ी। नंबर 6 पॉइंट है पर्यावरण पर दबाव। तेज औद्योगिक विकास और उदारीकरण के कारण पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा, जिससे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। नंबर 7 पॉइंट है वित्तीय अस्थिरता। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों जैसे 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। पूंजी के तेज प्रवाह और बहिर्वाह ने वित्तीय बाजारों में अस्थिरता पैदा की। नंबर 8 पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, जिससे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर महस छिड़ गई। दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ लिया जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसमें जो कुछ पॉइंट थे मुख्य मुख्य वो थे, इससे असमानता बढ़ी, ग्रामीण शहरी विभाजन बढ़ा, रोजगारों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में कमी की गई, पर्यावरण पर भी इसका दबाव पड़ा, वित्तीय अस्थिरता देखने को मिली और सांस्कृतिक प्रभाव भी इसके देखने को मिले। इस प्रकार से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित किया। दोस्तों, अब हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत को एक गंभीर संकट से बाहर निकाला और देश को उच्च विकास पथ पर अग्रसर किया, जिससे एक मजबूत सेवा क्षेत्र का उदय हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। हालांकि इसके साथ ही इसने सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ाया, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की और रोजगार सृजन की चुनौतियों को जन्म दिया। इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, जैसे समावेशी विकास पर जोर देना और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, भारत की नई आर्थिक नीति और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।